नमो नमः मित्राणि। आशा है आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल जेएम गुरु में स्वागत है। संस्कृत ग्रामर की सीरीज में आज यह दूसरी वीडियो है, इसलिए वीडियो को कृपया ध्यान से देखें, स्किप तो बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार जेएम गुरु चैनल पर आए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस अवश्य कर लें, ताकि इस सीरीज की कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो और आप संस्कृत अनुवाद सही तरीके से सीख पाएं। तो पहले चरण में हमने प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ वाक्य बनाना सीखा था और आज हम मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ वाक्य बनाना सीखेंगे। तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में ही हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ें सीखी हुई थी कि 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। और 7 विभक्तियाँ होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। इसको विस्तार से समझने के लिए तो आप कृपया आई बटन क्लिक करके या तो यहाँ वीडियो देख लें, या नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे अगर हमारे चैनल की, तो आपको प्लेलिस्ट पर सारी वीडियो इकट्ठी मतलब एक जगह मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार शब्द रूपांत कौन होते हैं, आकारांत कौन होते हैं, ईकारांत या इकारांत कौन होते हैं, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया हुआ है, ये भी आप मेरी पहली वीडियो में चेक कर सकते हैं। और धातु रूप जो कि क्रिया होती है संस्कृत में, उसको भी समझने के लिए आपको पहली वीडियो का देखना अनिवार्य है। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप कृपया पहली वीडियो देखकर ये सब समझ लें। और लकार जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है टाइम। अनुवाद बनाने के लिए हमें समय का पता होना बहुत अनिवार्य होता है कि ये जो क्रिया हो रही है, यह जो काम हो रहा है वह कौन से समय में हो रहा है। तो संस्कृत में 5 लकार होते हैं। हाँ, संस्कृत में लकार बोलते हैं समय को, जैसे अंग्रेजी में टेंस बोलते हैं और हिंदी में काल बोलते हैं, यहाँ लकार बोलते हैं। तो ये 5 लकार होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पिछली वीडियो में भी इसको सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं विस्तार से बताकर ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती इसको, तो हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखेंगे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और इधर राइट तरफ में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर आप देखेंगे कि बीच वाली टेबल जो कि मध्यम पुरुष की है, उसको मैंने अच्छे से हाईलाइट कर दिया है येलो कलर से। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम आज इसी से आज वाक्य बनाएंगे। तो इसका एक वचन में क्या होता है? त्वम, द्विवचन में क्या होता है? युवाम, और बहुवचन में होता है यूयम। आप इसको अच्छे से याद कर लें ताकि आगे आपको वाक्य बनाने में सुविधा हो। हमने एक दूसरी टेबल भी रखी है, उसको भी देखना अनिवार्य है। तो दूसरी टेबल क्या है? दूसरी टेबल है इसकी क्रिया का प्रत्यय कैसा लगेगा। जैसे कि मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि जो क्रिया होती है संस्कृत की, जो धातु रूप होता है, जैसे पठ, लिख, तो उसके अंत के अक्षर में आप देखेंगे हलंत होता है। इसका मतलब है कि वो अपूर्ण शब्द है, उसमें जब तक कोई स्वर नहीं लगेगा या प्रत्यय नहीं लगेगा तो वो पूर्ण शब्द नहीं बनेगा। तो यहाँ से हम लेकर बनाते हैं। तो चूंकि मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ हम अनुवाद सीखने जा रहे हैं, तो हम मध्यम पुरुष के प्रत्यय को भी लेंगे। तो इससे हमें फिर कैसे धातु रूप मिलेंगे या कैसे हमें क्रिया वाले शब्द मिलेंगे, उसको जानने के लिए हमें ये टेबल देखना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हमने वध लिया, मान लिया जाए कि हमने वध लिया, जैसे यहाँ पर है वध लिया, ठीक। तो उसके साथ हमने वध जब लिया तो चूंकि हम मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ बनाने जा रहे हैं तो हम असी लेंगे। तो असी हमने जब वध जोड़ असी लगाया तो क्या बना? वधशील बना। इसी प्रकार अगर हम हस लिए हैं द्विवचन के लिए, और द्विवचन में क्या है? वैसे थह होता है, सी थह थ, तो सुविधा के लिए मैंने अथह लिखा है। तो हस जोड़ अथह, ये हस्थह हो गया। इसी प्रकार बहुवचन में क्या होता है? अथ होता है, तो धाव जोड़ा अथ, धावथ। तो इस तरह से मध्यम पुरुष की जो क्रियाएं होंगी एक वचन में होंगी, तो वदसी, पठसी, लिखसी, इस तरह से होंगे। और अगर द्विवचन में होंगे तो पठथः, हसथः, लिखथः, इस तरह के शब्द होंगे। और जब हम बहुवचन में इसको बनाएंगे, बहुवचन के कर्ता के साथ हम क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो उसमें कैसे हो जाएगा? पठथ, लिखथ, धावथ होगा।
तो इसको ध्यान से सीख लेने की ज़रूरत है। अगर याद कर सकें तो याद कर लेने की ज़रूरत है। यहाँ के बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा वाक्य लिया हुआ है। शुरुआत में हमें सिंपल से ही सीखना शुरू करना चाहिए, और जब हम सामान्य जो बेसिक वाक्य है बनाना सीख जाते हैं तो आगे का वाक्य बनाने में हमें बिल्कुल मुश्किल नहीं होती है। जैसे कि मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम आता है, जिसकी हिंदी तुम होती है, तुम दोनों, तुम सब। तो यहाँ पर क्या लिया है? तुम जाते हो। एक वाक्य लिया है तुम जाते हो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यू गो। ठीक है, तो तुम जो है क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन है, एक वचन है ही, त्वम तुम, और जाते हो लट लकार का शब्द है, लट लकार में आता है जाते हो, तो इसीलिए ये मध्यम पुरुष एक वचन है। इसकी हम ऑलरेडी पहले ही बातें कर चुके हैं। तो जाते हो के लिए संस्कृत में क्या प्रयोग होगा और तुम के लिए त्वम होगा, ये तो हमने बता ही दिया, आपको भी अब तक याद हो गया होगा। तो ये जाते हो का कैसे बनता है वो भी हमने ऑलरेडी वहाँ पर सीखा था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तुम का त्वम बनता है, तो त्वम तो हमने ले लिया, तो यहाँ वाक्य में त्वम बन जाएगा। अब दूसरे टेबल से हम देख लेंगे कि और क्या बनेगा। तो त्वम के साथ क्या आएगा? अस्सी। धातुरूप क्या है, क्रिया क्या है, यह समझने वाली बात है कि क्रिया क्या है? गो है। गो को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो गम या गच्छ बोलते हैं। बन गया ना, त्वम गच्छसि। त्वम गच्छसि बन गया। बहुत ही आसानी से ये त्वम गच्छसि बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि ये एक तो टेबल की सहायता है। त्वम यहाँ से ले लिया हमने, क्योंकि हमने कहाँ का ये त्वम, सबसे पहले यह पहचान करना जरूरी है कि त्वम जो है वह किस पुरुष का करता है। तो अगर हमें यह पता चल गया कि ये मध्यम पुरुष का करता है, फिर हमें यह पहचानना जरूरी होता है कि यह कौन सा वचन है। तो हमने ये भी पहचान लिया कि ये एक वचन का है। उसके बाद हमें यह जानना जरूरी होता है कि इसके साथ कैसा प्रत्यय लगेगा। तो असी लगेगा, तो गच्छ जोड़ असी बन के गच्छसि बन गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो साधारण वाक्य है संस्कृत में बनाना वो बेहद ही आसान है। और जब हम इसको अच्छे से सीख लेते हैं, क्योंकि यही बेस है, यही बेसिक है, इसको अच्छे से हम अगर सीख लेते हैं तो आगे हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। और जब तक हम यह नहीं सीखते हैं और यहाँ पर हमें कोई कन्फ्यूजन रहती है या इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आगे भी हमें दिक्कत होती रहती है। और कभी भी हमें यह रटकर नहीं सीखना चाहिए, समझकर सीखना चाहिए। एक बार अगर इसको आप ध्यानपूर्वक थोड़ा समय लगाकर इसको अगर आप समझ लेंगे तो आगे फिर आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे कि लट लकार में आप अभी देख रहे हैं आसानी से यह वाक्य बन जा रहे हैं, इसी प्रकार मैं और अन्य 4 लकारों में भी बनाऊंगी और तब भी आपको इतना ही आसान लगेगा, तब भी आपको इतना ही इजी लगेगा और लगेगा कि अरे संस्कृत तो ये बहुत आसान है, हमने बेकार ही इसको इतना कठिन समझ कर रखा था। तो ऐसा ही है, जब हम शुरुआत ऐसे करते हैं छोटी छोटी चीज़ों से और हम बेसिक चीज़ों को, इसके जो मूल बिंदु हैं, जो इसके मुख्य बिंदु हैं, उसको अगर आपने अच्छे से पकड़ लिया, इसके जो मुख्य ग्रामर है, जो इसका मुख्य व्याकरण है, उसको आपने ठीक से समझ लिया तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे देखते हैं हमने आगे कौन सा वाक्य लिया हुआ है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसी बेसिक वाक्य को आप थोड़ा सा विस्तार दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्नवाचक शब्द लिख दिया, कहाँ जाते हो। तुम जाते हो का अगर हमने सीख लिया कि त्वम गच्छसि, तो इसके आगे अब है कि तुम कहाँ जाते हो। जैसे अंग्रेजी में होता है ना वेयर डू यू गो, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ, तो वो अपना स्थान चेंज नहीं करता है संस्कृत में। ये बड़ी ही मज़ेदार बात है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है संस्कृत के साथ। तो तुम का तो त्वम है ही और जाते हो का गच्छसि है ही, तो इस हिसाब से अंग्रेजी के हिसाब से आप देखेंगे कहाँ का शब्द यहाँ पहले आ गया, वेयर, है ना, वेयर। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में क्या होता है कि इसकी जो जगह है वो अपनी जगह ही विद्यमान रहता है। यह शब्द अपनी जगह नहीं बदलता है। जैसा कि आप इस वाक्य में देखें क्या बना, त्वम कुत्र गच्छसि, कहाँ जो है वो बीच वाला शब्द है, ऊपर में मध्यम में उसका स्थान है, और यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ बीच में ही है, और गच्छसि अपनी जगह पर है, त्वम अपनी जगह पर है, और कुत्र भी अपनी जगह पर है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बन जाता है। तो इसी तरह जब हम एक छोटा वाक्य बनाने सीखते हैं, जब हमने अगर सीख लिया कि मैं पढ़ता हूँ या अगर सीख लिया कि वह पढ़ता है, तो उसी में फिर हम जोड़ सकते हैं कि वह क्या पढ़ता है, फिर हम जोड़ सकते हैं वह कैसे पढ़ता है, फिर हम इसी तरह जोड़ सकते हैं कितनी देर पढ़ता है। तो वह भी धीरे धीरे बनाने आप सीख जाएंगे अगर आप इस पूरे सीरीज़ को फॉलो करेंगे और इस सीरीज़ में आने वाली हर वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और थोड़ा सा इसमें सेल्फ स्टडी करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे और थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे अपने आप बैठकर,
तो बेहद आसान हो जाएगा आपके लिए यह सीखना। यहाँ विद्यालयम में द्वितीया ही क्यों होती है, इसको भी मैंने पहली वीडियो में विस्तार से बताया हुआ है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं कारक के ऊपर और विभक्ति के ऊपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ पूरा अलग से, ताकि और उसकी कॉन्सेप्ट जो है सभी को समझ में आ जाए। में हमने एक वाक्य लिया है, तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो, अब आप इसको पहचाने यह कौन से वचन का है। जहाँ तुम दोनों, दो लोगों की बात है तो ऑब्वियसली ये द्विवचन होगा। द्विवचन अगर है और इधर है पढ़ते हो, पढ़ते हो है, तो जब द्विवचन का करता है तो क्रिया भी द्विवचन की ही होगी। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम मध्यम पुरुष का है ये तो शुरुआत से ही पता है। अब द्विवचन में इसका कर्ता क्या होता है, युवाम होता है। द्विवचन में युवाम होता है तो हम यहाँ से युवाम ले लेंगे। उसके बाद जब हमने कहा कि क्रिया भी इसकी द्विवचन की ही लेनी है, तो अभी आप देखेंगे द्विवचन की क्रिया भी अतः हमें यहाँ दिख रही है, और इसलिए पीले कलर से इसको हाईलाइट कर दिया गया है ताकि और आसानी से समझा जा सके। अब रही बात, जब यह बन गया है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वाक्य बनाने की भी ज़रूरत है। आपको समझ में ऑलरेडी आ गया होगा और आप अभी तक बना भी चुके होंगे। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि दोनों टेबल की सहायता से क्या वाक्य बना। देखिए कितना आसान है, इजी है। आपने भी यही बनाया था ना? एग्जैक्टली, मुझे मालूम है आपने यही बनाया होगा, क्योंकि ये है ही ऐसा। टेबल जब सामने है, समझ में आ रहा है, हम पूरी तरह से इसको ग्रहण करते जा रहे हैं, तो ये बनाना बेहद आसान हो जाता है। अभी हमने बहुवचन का कर्ता लिया है। बहुवचन का कर्ता क्या होता है, मध्यम पुरुष बहुवचन में तुम सब होता है। बहुवचन की बात हो गई, बहुत से लोगों की बात हो गई, तो इसके लिए फिर हमें कौन से टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, पुरुष वाले टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा टेबल हाईलाइट है, तो मध्यम पुरुष तो है, मध्यम पुरुष का ये बहुवचन वाला टेबल हाईलाइट है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा कर्ता लेना है हमें। तुम सब का युवम होता है तो यूयम ही लिया है हमने, यूयम, ये रहा यूयम। अब रही बात कि इसकी क्रिया के लिए, यानी कि इसके धातु रूप के लिए कौन सा प्रत्यय लेना है, तो ये भी बिल्कुल उतना ही आसान है। आप देखेंगे मध्यम पुरुष के एंड में जाकर के अथ लगा हुआ है। तो फिर से मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसका अनुवाद बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी तक बना चुके होंगे। बच्चों को भी इतना ही आसान लगता है, क्लास में भी ऐसे ही उनको दिया जाता है, और बेहद मज़े से बड़े ही मन लगाकर बच्चे सीखते हैं। क्योंकि चीज़ों को अगर कठिन चीज़ को, किसी भी कठिन चीज़ को अगर आसान बनाकर प्रस्तुत किया जाए तो वाकई वो बहुत ही मज़ेदार लगता है, और सीखने में मन भी लगता है और उसके प्रति इंटरेस्ट भी जगता है। तो अभी आगे देखिए, ये वाक्य ऑलरेडी बन चुका होगा। आप अपना वाक्य जो बनाया है आपने, जो अनुवाद, उसको यहाँ से आप देखिए मिलाकर सही है या नहीं। एग्जैक्टली आपने यही बनाया होगा, मुझे पूरा यकीन है। यहाँ यूयम पठा था, ये ऑलरेडी बन भी गया। अब इसी को अगर वाक्य को विस्तारित करना चाहें, थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाहें, तो आप देखें क्या हो सकता है। यूयम किम पठथ, इसका उत्तर आप दे दीजिए कुछ भी, समाचार पत्रम, पुस्तकम, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने पुस्तकम आज लिया है। आप समाचार पत्रम भी लिखेंगे तो भी सही होगा, या कुछ अन्य भी लिख देंगे तो भी चलेगा, है ना। तो यहाँ द्वितीया विभक्ति क्यों होती है, तो ये आपको समझने के लिए आपको पीछे की वीडियो देखनी पड़ेगी। वैसे मैं अलग से भी इसकी एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपको और क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाए। तो इस तरह से आज हमने बहुवचन तक बनाना सीख लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ भी गया होगा पूरा अच्छे से। तो मध्यम पुरुष और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन तीनों कर्ताओं के साथ आज हमने वाक्य बनाना सीखा। मैं चाहूँगी कि जैसे मैंने पठ क्रिया ली है, या कहीं पर अगर वद लिया है या हस लिया है, मैं चाहूँगी कि आप किसी अन्य क्रिया को लेकर इन सारे वाक्यों को पुनः बनाएं। 3 वाक्य बनते हैं, 3 को आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, अलग अलग क्रियाओं में बना सकते हैं। तो आप इसको बनाएं, अभ्यास करें, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे संस्कृत भाषा पर आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। क्योंकि जब आप ग्रामर सीख जाते हैं, जैसे कहते हैं किसी भी भाषा की रीढ़ उसका व्याकरण ही होता है, तो एक बार अगर आप व्याकरण पर पकड़ बना लेते हैं तो फिर आप देखेंगे कि जो संस्कृत आपको कठिन लगता है, जिस संस्कृत से आप दूर भागना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं भागेंगे। और वाकई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भाषा है, बहुत ही मज़ेदार है। मैंने जब सीखना शुरू किया था मुझे बहुत कठिन लगता था, लेकिन आज ऐसा है कि मेरी संस्कृत जो है वो बिल्कुल पहली भाषा है, और मैं प्रथम दर्जे पर इसको सीखना, जानना और इसका प्रचार प्रसार करना, इसको पढ़ाना पसंद करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें। और हाँ, मैं पुनः पुनः
कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसमें देखती हूँ कि मैं कमी हो रही है। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिले। बीच में मैंने एक वीडियो डाली थी तो कुछ बच्चों ने कहा कि वीडियो उन्हें नहीं दिखा, तो इसलिए शायद क्योंकि वो अपडेट कैसे रहेंगे जब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे। क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है कि मेरे चैनल पे जो भी एक्टिविटी होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी नहीं, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी वीडियो मिले तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, और अपडेट रहने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो आप यह काम ज़रूर कर लें। और फिर से मैं यही कहूँगी कि ज्ञान को जितना जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। ज्ञान का काम ही है, विद्या का काम ही है कि आप इसको जितना आप विस्तार करेंगे, जितना बांटेंगे, उतना आपका ही ज्ञान बढ़ेगा। फैलाने में, शेयर करने में, लोगों के साथ बांटने में बिल्कुल झिझकें नहीं। आप जितने लोगों को आप शेयर कर सकें, जितने लोगों को आप फॉरवर्ड कर सकें, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा और आपको सीखने का भी मौका मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और नए कंटेंट के साथ, नए विषय के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवादः। नमस्कारम। पुनः मिलामः।